64 हनुमानगढ़, कालीबंगा, पीलीबंगा, करणपुर, गुरारा, सीकर में, गणेश्वर, सोनारी और सोहनपुरा नीम का थाना में, बैराट कोटपुतली बैरोड में, जोधपुरा कोटपुतली बैरोड में, भानगढ़ अलवर में, डड्डीकर अलवर में, ढिंगरिया अलवर में, हरसोर अलवर में, कीराड़ोत जयपुर ग्रामीण, झर जयपुर ग्रामीण, चितवाड़ी जयपुर ग्रामीण, नलियासर जयपुर ग्रामीण में, दया रामपुरा जयपुर ग्रामीण में, दर भरतपुर में, नोहो भरतपुर में, बयाना भरतपुर में, मल्हा भरतपुर में, लालसोट दौसा में, नंदलालपुरा दूदू में, कोलमाली सईमाधोपुर में, नगर टोक रेड टोक सुखपुरा टोक में, भरनी टोक में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, होकरा अजमेर में, अहेड़ा केकड़ी शेरगढ़ और रेलावन बारा में, गरदड़ा और नैनवा बूंदी में, इंद्रगढ़ कोटा, अलनिया कोटा, भानपुरा तिपटिया कोटा, कोटड़ा झालावाड़, कोलवी गुफाएं झालावाड़, कोलवी हाथियागोंड विनायकड़ा, चंद्रावती झालावाड़ में, जहाजपुरा शाहपुरा में, नगरी चित्तौड़ में, खोर चित्तौड़ में, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, बागोर भिलवाड़ा, बांका भिलवाड़ा, लाछुरा भिलवाड़ा, जहाजपुर शाहपुरा में चली गई, अहाड़ उदयपुर, बालातल उदयपुर, झाड़ोल उदयपुर, ईसवाल उदयपुर, धौलीमगरा उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, पचमता राजसमंद में, भगवानपुरा राजसमंद में, चंद्रावती सिरोही में, सोजत पाली, धनेरी पाली, जूनाखेड़ा पाली, नाडोल पाली, एलाना जालोर, भीनमाल जालोर, ओजियाना ब्यावर में, तिलवाड़ा बालोतरा में, मंडोर जोधपुर में, सानू जैसलमेर में, उल्ला जैसलमेर में, खांबा फोर्ट जैसलमेर में, लोदरवा जैसलमेर में, जायल नागौर में, खुरड़ी नागौर में, सोती बीकानेर, साबणिया बीकानेर, नहेड़ बीकानेर, डाडाथोरा बीकानेर, बिंजोर अनूपगढ़, बरोरा अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा अनूपगढ़, डिडवाना बीकानेर में, डिडवाना कुचामण में, डिडवाना ठीक है, और कुराड़ा डिडवाना कुचामण में भी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक पुरास्थल के निवासी वस्त्र की बुनाई तकनीक से परिचित थे? बैराट के लोग वस्त्र की बुनाई से परिचित थे और बालाथलवा भी, किंतु इसमें बैराट को सही माना गया। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है? गणेश्वर को। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आड़ से। पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित रहे? बैराट से। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गणेश्वर। 1870 में C.A. हैकेट ने बूंदी के इंद्रगढ़ और जयपुर से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बीड़ नदी के किनारे और विराटनगर में मिले। आड़ की खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई है, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आड़ में ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? भरतपुर के 9 से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। कालीबंगा पुरातत्व की खुदाई बीबीलाल के सहयोगी नहीं रहे, त्रिपाठी सहयोगी नहीं रहे, MD खरे रहे, श्रीवास्तव रहे और SP जैन भी रहे। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। आड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? बैराट से बौद्ध धर्म से संबंधित उल्लेख मिला है। कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, सत्य है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य, ये भी सत्य है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, यह भी सत्य है। पार्क हड़प्पा अग्निवेदय मिले नहीं, हड़प्पा काल से अग्निवेदय मिली, प्राक हड़प्पा से नहीं मिली। किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर
की मुद्राएं प्राप्त हुई? बैराट से मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। मीनांडर की मुद्राएं बैराट से। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला? कालीबंगा में भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली द्वारा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? गणेशवर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया गया। आहड़ का उत्खनन कार्य के नेतृत्व में संपादित हुआ HD सांकल्या। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष? क कालीबंगा क किलेबंदी। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आबानेरी आहड़ से संबंधित नहीं है। रोजड़ी, गिलुंड और भगवानपुरा तो राजसमंद में, किंतु रोजड़ी सभ्यता स्थल गुजरात के सौराष्ट्र में जो ताम्रयुगीन संबंधित है, इसलिए आहड़ से संबंधित है। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में। बनास संस्कृति आहड़ को कहा जाता है। गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल रहा है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 में। झाड़ू, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबड़िया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार में समानता है। झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर। कुराड़ा वर्तमान डिडवाना में चला गया। साबड़िया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर ग्रामीण में। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोहे के उपकरण कालीबंगा से संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण मिला है, अग्निकुंड मिला है, मिट्टी की ईंटें, घर भी मिले। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज और गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों घाटियों में फैली हुई है? आहड़। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य जिस पुरातत्व ने किया? अंगलानंद घोष ने। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? VN मिश्र द्वारा। 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य गांव मिला है बैराट से। सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सिंधु सरस्वती का कालीबंगा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गणेश्वर की सभ्यता कांदली नदी पर स्थित है। कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? शैलचित्र पुरातत्व कालीबंगा से संबंधित नहीं। अग्निवेदियाँ, मर्दबांड और दुर्गीकरण कालीबंगा से संबंधित है। शैलचित्र बैराट से संबंधित है। बैराट का उत्खनन किया दयाराम साहनी द्वारा, DR साहनी। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर में। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोटारी। प्राग हड़प्पायुगीन संस्कृति कालीबंगा से। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि बैराट से मिली है। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख बैराट से मिले हैं। कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। PG लाल कालीबंगा से संबंधित नहीं है। MD खरे है, BK थापर है और BB लाल भी है, किंतु PG लाल कोई नहीं था। बैराट से संबंधित नहीं है। राव जी की डूंगरी, महादेव डूंगरी, बीजक डूंगरी और भीम जी की डूंगरी संबंधित है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का केंद्र माना जाता है। किसको? आहड़ को। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? बैराट से अशोक के 2 शिलालेख मिले। बैराट जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था। विराटनगर को जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता। जोधपुर का शहर है, पहला ही गलत है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, यह सत्य है। केवल दूसरा सही, ठीक है। बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन से हैं? बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। बैराट, लालसोट, शेरगढ़ 12 में। बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी में बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, अशोक के डूंगरी के तल पर 2 अशोक शिलालेख, बैराट लेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। लूणी घाटी डिडवाना बूढ़े पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये युग से संबंधित है। मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुनारी झुंझुनू में, वर्तमान में नीम का ताना में चली गई। गिलुंड राजसमंद में, सही है। ओजियाना वर्तमान में ब्यावर में। और जोधपुरा भी कोटपुतली बैरोड में चला गया। सब गड़बड़ हो गया। जोधपुरा कोटपुतली बैरोड में, सुनारी नीम का ताना में, गिलुंड राजसमंद में रहा, जबकि ओजियाना ब्यावर में चला गया। बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल यह आपके पूरा पाषाणकालीन है। या तो पाषाण काल होगा या पूरा पाषाण होगा। सर्वप्रथम राजस्थान में काम में
कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार कुल्हाड़ी की खोज निकाली? जयपुर के इंद्रगढ़ से हस्तकुटार या कुल्हाड़ी की खोज करी थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील, वर्तमान में नीम का थाना में खेतड़ी तहसील, किस गांव से अयस्क से लोहा गलाने की भट्टियां मिली है? सुनारी से। सत्य कथन है। लूणी नदी के किनारे बागोर से पशुपालन। लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले, गलत है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से, ये सत्य है। नहीं, ये भी असत्य है। पहला दूसरा दोनों असत्य है। कालीबंगा में दुर्ग और निचला शहर दोनों प्राचीन युग मिले हैं, ये तीसरा सत्य है। पहले दो गड़बड़ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोधपुरा, कोट साबी नदी के किनारे, यह तो सही। ओजियाना, जोधपुरा साबी के किनारे, कोटपुतली बैरोड। ओजियाना ब्यावर में खारी के किनारे। कालीबंगा घग्गर के किनारे और बालातल कांतले के किनारे नहीं है। कांतले के किनारे गणेश्वर है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। रेड। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट से। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर है? जोधपुरा साबी नदी के तट पर। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल गिलुंड राजसमंद से मिला है? बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन हुआ? वीएन मिश्र द्वारा। ताम्रवती नगरी आड़ को कहा जाता है? धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। जोधपुरा को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। धरतुल घाट के नाम से, धरतुल घाट जोधपुरा, धरतुल घाट जोधपुरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक नया क्वेश्चन था। धरतुल घाट के नाम से जोधपुरा को जाना जाता है। भीमजी की डोंगरी बैराट में। रंगमहल श्री गंगानगर में। अनाज रखने के बड़े मर्तबान गोरे व कोट राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से आड़ से मिले? गणेश्वर टीले मुख्य रूप से संबंधित है ताम्र संस्कृति से। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? चावल की। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? तिलवाड़ा लूणी के किनारे। कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? नगरी। बागोर लघुपाषाण उपकरण मिले हैं, ये सत्य है। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, ए व बी दोनों सत्य है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष द्वारा। सैंधव सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? कालीबंगा से। कौन सा सत्य नहीं है? तो ओजियाना में के अनपुरी नहीं है। केदारनाथपुरी 2 जगह है, एक तो रेड टॉक में और एक नगरी। रेड टॉक और नगर टॉक में केदारनाथपुरी है। यदि सांगली आड़ में, बैराट में डीआर सानी है, डॉक्टर दयाराम सानी। बागोर से वीएन मिश्र है। कालीबंगा सुमेलित नहीं है। बैराट से दयाराम सही है। आड़ से एसपी जैन है। कालीबंगा से ए घोष। बागोर से वीएन मिश्र, यानी आड़ वाला गलत है। आड़ में एसपी जैन नहीं है इसका मतलब, या ये सभी सुमेलित है मेरे ख्याल से। आड़ में भी एसपी जैन था, तभी तो डिलीट किया गया, क्योंकि बागोर में वीएन मिश्र था, कालीबंगा में अमलानंद घोष था, बैराट में दयाराम सानी था और आड़ में एसपी जैन भी था। दयाराम सानी नीलरत्न मल्लजी कैलाश नदी से संबंधित है। बेड़ा से गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई? बनास के। सुनारी सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले? नीम का थाना से। लोह काल से संबंधित है। कौन सा पुरातत्व स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? आहड़। प्राचीन काल में निम्नलिखित से किस स्थान को ताम्रवती नगरी आहड़ के नाम से? राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना वर्तमान में ब्यावर में। जोते हुए खेत कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में नहीं है, हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला है? बैराट में। निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? नगरी से नहर के अवशेष प्राप्त हुए। न नहर न नगरी, नगरी चित्तौड़ नहर मिली। सिंघवी तालाब नागौर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। बीजक की पहाड़ी जयपुर में। नगरी चित्तौड़ में। ये सिंघवी तालाब नया था। सिंघवी तालाब नया तो नागौर में था। धरतुल घाट जोधपुरा। लोहो राजस्थान में लौह धातु के प्राचीन साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो वो है काले एवं लाल काले मर्तबांड, ब्लैक एंड रेड मर्तबांड संस्कृति। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? भानगढ़ से पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले।
राजस्थान की पौराणिक ऐतिहासिक स्वरूप एवं जनपद व्यवस्था। राजस्थान में आर्यों का प्रवेश। भारत में आर्यों का आगमन अनेक वर्ष पहले हुआ। आर्य एक सुसभ्य जाति मानी जाती है। आर्यों के भारत में रहने के कारण भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। आर्य जाति धीरे धीरे सिंधु, रावी, सतलज और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों से निकलकर सुरक्षित और उपजाऊ मैदानों की खोज में सरस्वती नदी के उपत्यकाओं में प्रविष्ट हुई और वहीं रहने लगी। आर्यों ने सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की। सरस्वती नदी को कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। ऋग्वेद में सरस्वती और दर्शनी नदियों का वर्णन मिलता है जो संभवतः राजस्थान में बहती है। आर्य सर्वप्रथम राजस्थान के उत्तरी भाग में सरस्वती और दर्शनी नदी के किनारे पर आकर बसे। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ से हमें पता चलता है कि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत आर्यों के आगमन से ही होती है। आर्यों के समय राजस्थान को हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। पुरातात्विक स्थल अनूपगढ़ के दूसरे ढेर से तरकान वाला डेरा अनूपगढ़ की खुदाई से आर्यकालीन भूरी मिट्टी के बर्तन व अन्य अवशेषों से भी हमें ज्ञात होता है कि सरस्वती और दर्श नदी के तटीय भागों की प्राचीन बस्तियां राजस्थान के पूर्वी भाग और दक्षिणी दोआब में आकर बस गए। दोआब या दक्षिणी दोआब। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिंदू इंडिया नामक पुस्तक श्री सीवी वैद्य, चिंतामण विनायक वैद्य लिखते हैं कि पुरातात्विक साधनों से हमें पता चलता है कि इस समय भीनमाल, सांचौर तथा सिरोही के आसपास जहाँ महाभारतकालीन साल्व जाति रहा करती थी वह कौरवों के पूर्वज जंगल प्रदेश में रहते थे। कौरवों के पूर्व तो जंगल में रहते थे। पौराणिक युग। प्राचीन साहित्य और अभिलेख में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। इसमें मरु, धनव, जंगल, मत्स्य व शोषण आदि। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है। उनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है, जैसे धानवद दुर्ग जैसलमेर वाला है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में मारवाड़ कहा जाने लगा। मरु ऋग्वेद में पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत में वैश्य संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा व फलौदी के कुछ भाग सम्मिलित हैं। कालांत में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु और मध्य तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ समी, केर या पिल्लू आदि होते हैं। समी, केर और पिल्लू होते हैं, उन्हें जंगल कहा जाता है। समी यानी खेजड़ी, केर मतलब केरले के लगते हैं, और पिल्लू भी खाने के उपयोगी होते हैं। बीकानेर, नागौर, जोधपुर व आसपास का क्षेत्र महाभारत काल में जंगल प्रदेश कहलाता था। बीकानेर, नागौर और जोधपुर का क्षेत्र जंगल देश कहता था। इसकी राजधानी अजपुर थी जिसका साम्य वर्तमान नागौर से किया जाता है। कभी कभी इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। बीकानेर के राजा इसी जंगल देश के स्वामी होने के कारण अपने आप को जंगल बादशाह कहते थे। पौराणिक मान्यता और जनश्रुतियों के आधार पर राजस्थान में रामायण और व महाभारत की घटनाओं का पता चलता है। हालांकि इसके कोई सर्वमान्य प्रमाण नहीं मिलते हैं। रामायण और महाभारत काल में राजस्थान में मरु प्रदेश, जंगल देश और मत्स्य देश विद्वान थे। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र व अधीनस्थ था। जंगल देश कौरव पांडव के अधीन था, मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार किसी समय यहाँ आज के समान रेगिस्तान नहीं था, अपितु यहाँ लवण सागर नामक खारा समुद्र लहराता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका जाने के लिए वानरों सहित समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने लंका पर चढ़ने के लिए समुद्र से मार्ग मांगा। समुद्र ने भगवान श्री राम के अनुरोध नहीं माना तो श्री राम समुद्र को जल सोखने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने लगे, जिसे देखकर समुद्र ने भयभीत होकर भगवान को समुद्र पार करने का उपाय बता दिया। समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि इस अमोघ आग्नेयास्त्र का प्रयोग द्रुमकुल्य लवण सागर का उत्तरी भाग जो राजस्थान में पड़ता है पर करें, जहाँ दुष्ट आभीर आदि समुद्र का जल अपवित्र करते हैं। भगवान ने वैसा ही किया। गंभीर गर्जन के साथ समुद्र का पानी सूख गया, जिससे यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। उस स्थान पर जहाँ आग्नेयास्त्र गिरा, जहाँ एक विशाल छिद्र हो गया,
जिसे विमल जल का स्रोत फूटने लगा। ये स्रोत तीर्थराज पुष्कर कहलाता है। समुद्र के इस क्षेत्र को से हटने की घटना को ऋग्वेदिक ऋषियों ने अपनी आंखों से देखा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्व व पश्चिम के 2 समुद्रों का स्पष्ट उल्लेख है, जिसका विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। संपूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र में सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, काबोद आदि खारे पानी की झीलें हैं। प्राचीन लवण सागर का अवशेष प्रतीत होती है। रेगिस्तानी दौरों में शंख, सीपी व घोंगे प्राप्त होते हैं, जो इसके मरुस्थल होने का प्रमाण है। राजस्थान में मरुस्थल होने का प्रमाण ये है कि रेगिस्तान के दौरों में शंख मिले, सीपी मिली और घोंगे मिले, जो ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। नेहड़, बीकानेर व सांचौर के दक्षिणी भागों में फैला क्षेत्र नेहड़ आज भी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। नेहड़ शब्द निहड़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जल का हृदय। नेहड़ यानी जल का हृदय, अर्थात आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व तक यहाँ समुद्र का जल लहराता था, किंतु जैन इलेक्ट्रिकी में 700 वर्ष पूर्व में राजस्थान में मरुस्थल 700 वर्ष पूर्व यहाँ कोई मरुस्थल नहीं था। दशरथ का पिंडदान। जैन श्रुतियों के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए रावण हुए तो वो राजस्थान क्षेत्र से गुजरे तथा अपने पिता दशरथ का पिंडदान उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में किया। रामेश्वर तीर्थ। वनवास के समय भगवान राम सवाई माधोपुर में स्थित त्रिवेणी संगम रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करते समय रात्रि विश्राम किया। वाल्मीकि का आश्रम केलवाड़ा 12 में राम द्वारा परित्याग के बाद सीता ने अपने निर्वासित जीवन का कुछ समय 12 जिले के केलवाड़ा में स्थित वाल्मीकि आश्रम में बिताया, जहाँ सीता कुंड इस बात का साक्षी है। सीता माता वन्यजीवी अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, जहाँ वर्तमान में लवकुश नामक 2 झरने। सीता माता अभ्यारण्य में लवकुश नामक 2 जल स्रोत है। वशिष्ठ आश्रम। आबू पर्वत सिरोही आबू पर्वत पर भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। जैन श्रुति के अनुसार बिशलपुर बांध टोक के समीप शिव मंदिर में रावण ने अपने 10 सिर भगवान महादेव को अर्पित किए थे। बिशलपुर बांध टोक के समीप शिव मंदिर में रावण ने अपने 10 सिर भगवान महादेव को अर्पित किए थे। रावण का ससुराल। रावण की शादी मंडोर जोधपुर नामक स्थान पर मंदोदरी ओझा जाति के ब्राह्मण की पुत्री से हुई थी, जिसका साक्षी है वहाँ स्थित रावण और मंदोदरी की चमड़ी है। रावण की शादी जोधपुर में किस जाति व्यवस्था से संबंधित थी? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शुद्ध थे, तो वो ब्राह्मणों से हुई थी। कृष्ण रुक्मणी विवाह। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर टोरडी केकड़ी के समीप नीलगिरी पर्वत पर लाकर उनसे शादी की। कृष्ण व रुक्मणी का विवाह। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर टोरडी गांव केकड़ी के समीप नीलगिरी पर्वत पर लाकर उनसे शादी की थी। ज्येष्ठ लोग हुआ। महाभारत काल में बलराम और कृष्ण एक बार राजस्थान के उत्तरी भाग जंगल जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फड़ौदी से गुजरे, तब वहाँ अपने वंशजों के रहने की घोषणा की तथा सुदर्शन चक्र से कुएं का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में जैसलमेर जैसलमेर कहते हैं। बैराट कोटपुतली बैरोड जैसे जिले में स्थित आधुनिक बैराट महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जहाँ पर राजा विराट का राज्य था। यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में व्यतीत किया था। यहीं पर अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को छद्म वेश में नृत्य की शिक्षा दी थी। यहीं पर श्री केशवराय मंदिर, पंचकंड पर्वत और भीम तालाब है। बैराट में ही केशवराय मंदिर है, बैराट में ही पंचकंड पर्वत है और बैराट में ही भीम तालाब है। महाभारत युद्ध में राजा विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे। बाणगंगा या अर्जुन की गंगा। विराटनगर कोटपुतली बैरोड में उस समय पानी की कमी थी। एक दिन भीम को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, तब अर्जुन ने अपने तरकश से तीर निकालकर जमीन पर मारा तो यहाँ गंगा की धारा प्रकट हुई, जिसे वर्तमान में बाणगंगा या अर्जुन की गंगा कहते हैं। द्रोणपुर या ताल छापर चूरू में। छापर ताल तो दूदू में है, किंतु ताल छापर चूरू में। राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र पांचाल राजा द्रौपदी के अधिकार में था, जिसको अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। यह क्षेत्र द्रोणपुर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ताल छापर अभयारण्य के आसपास का क्षेत्र है। मोतिया घाव पाई जाती है। मोतिया साइप्रस। उलुक प्रदेश। वर्तमान अलवर प्राचीन काल का उलुक प्रदेश कहलाता था, जहाँ राजा
जहाँ के राजा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। उलुक प्रदेश अलवर के क्षेत्र के राजा ने कौरवों का साथ दिया था। देवी पुराण में उल्लिखित 9 वनों में से 5 वन राजस्थान की भूमि पर अवस्थित हैं। देवी पुराण में उल्लिखित 9 वनों में से 5 वन राजस्थान में, जिसमें पुष्करायण, अर्बुदायण, काम्यवन, जम्बूवन, मरुवन। पुष्करायण अर्बुबावन, काम्यवन इन कामा, जम्बूरण इन पुष्करायण के पास है जम्बूरायण। मरु जंगल, ये जंगल प्रदेश। 9 में से 5 राजस्थान में, जैसे पुष्करायण है, अर्बुदायण है, काम्यवन यानी कामा है, जम्बूवन यानी पुष्करायण के पास ही जम्बूवन था, मरु जंगल यानी जंगल प्रदेश में थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग। तीर्थराज पुष्कर अजमेर में भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। यहीं पर मेनका नामक अप्सरा ने पुष्कर के पवित्र धाम में स्नान कर विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। इसी झील के किनारे नागपाड़ है, जहाँ पर कण्व मुनि और भर्तृहरि का आश्रम है। तीर्थराज पुष्कर के पास कर्ण मुनि और भर्तृहरि के आश्रम भी है। मेनका ने पुष्कर के पवित्र धाम पर स्नान कर विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। यहाँ पर कण्व मुनि और भर्तृहरि का आश्रम है। पुष्कर में कण्व मुनि और भर्तृहरि का आश्रम में परशुराम की तपस्या। कोटा के जंगलों में परशुराम ने अपनी तपस्या की थी। कपिल मुनि कोलाय सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की राजस्थान में बीकानेर के कोले झील के किनारे आश्रम और तपस्या स्थली थी। राजस्थान में जनपद युग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। आर्य योगीन संस्कृति के बाद भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। उस समय की जानकारियाँ प्रमाणों के रूप में मुद्राएं, आभूषण, अभिलेख, खंडरों से इतिहास की घटनाओं की जानकारी मिलती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक के राजस्थान के इतिहास के बारे में पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु बुद्ध के समय से भारत के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगी है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के मंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से प्रचलित थी, जिसमें जनपदों का उदय और साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। आर्य सबसे प्रभावशाली जाति थी और ये अपने आप को जन कहते थे। इनसे एक नई परिभाषा को जन्म दिया जनपद, जिनमें जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है चरण, लोगों का चरण, ये जनपद कहलाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में लोहे के विकास के साथ जनपद और ज़्यादा ताकतवर हो गई, महाजनपद में तब्दील हो गए। 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के दौरान भारत में 16 जनपद थे, जिसमें अंग, अवंती, अस्मक, मत्स्य, मगध, मल्ला, कुरु, कौशल, कंबोज, कांसी, वत्स, वज्जी, पांचाल, चेदी, सुरसेन व गांधार थे, जिनमें से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध, जहाँ मौर्य सम्राट अशोक का राज्य था, सबसे शक्तिशाली था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में विवरण है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग में कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ अंग, चंपा, अवंती की उज्जैनी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। महिष्मती में भी वायुबोली प्रकरण से संबंधित है। महिष्मती साम्राज्यम अस्मक पोतान से, मत्स्य विराटनगर, मगध राजगृह, मल कुशावती मल है, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती या कौशल की अयोध्या, कंबोज हाटक काशी वाराणसी, कंबोज हाटक काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी विदेह एवं मिथिला, पांचाल उत्तरी पांचाल की अछत्रपुर, दक्षिणी पांचाल के कामपिल्ली, चेदी शक्तिमती, सूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की उम्र में यूनान की गद्दी पर बैठा। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की उम्र में यूनान की गद्दी पर बैठा। यूनानी
राजा सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त की। वहाँ सिकंदरिया नाम का नगर बसाया, जो गांधार के नाम से भी जाना जाता था। काबुल से हिंदू कुश पर्वत पार कर, मतलब उस समय जो काबुल था ना, वो भारत का हिस्सा था भाई साहब, बहुत बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अलेक्जेंड्रिया को जीता, वहाँ से निके तक्षशिला पहुँचा। तक्षशिला के शासक अम्बी ने अधीनता स्वीकार कर ली। अम्बी को देखकर पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 महीने की खैबर दर्रा पार कर सिंधु नदी तक पहुँच गया। स्थल मार्ग से स्वात घाटी होते हुए पश्चिमी गांधार जा पहुँचा। सिकंदर और पोरस पंजाब में झेलम चिनाब के बीच साम्राज्य के बीच झेलम ये विस्तृतता हाइडेस्पिसिस का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। सिकंदर ने पोरस की वीरता से पोरस के जवाब के प्रश्न होकर पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। साथ ही 15 विजित क्षेत्रों को भी पोरस को दे दिया। व्यास नदी सिकंदर का चरमोत्कर्ष था। व्यास नदी के आसपास सिकंदर की सेना नहीं बढ़ पाई, क्योंकि वहाँ पर मगध का विशाल साम्राज्य था। उस समय मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर के बार बार कहने पर भी सेनाओं ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सैनिकों ने मगध की शक्ति, यहाँ की जलवायु की विषमताओं एवं लंबे समय तक युद्ध करने के कारण उत्पन्न थकान के कारण आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर 3 दिन शिविर में बिताने के बाद सेनाओं को 2 भागों में विभक्त कर भारत से वापस चला गया। वापस जाते समय क्या है ये कुछ पता नहीं चल रहा है, लिखा हुआ नहीं। 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। जन्म तो हुआ मैसेडोनिया में और मृत्यु हुई बेबीलोन में 323 में। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर में आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, सीवी, योधे और अर्जुनयन आदि, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आए और यहीं पर निवास करने लगे। यानी मालव, सीवी, योधे और अर्जुनयन उत्तरी भारत से राजस्थान में आए थे। पहले ये राजस्थान में नहीं रहते थे। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपद युगीन शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। मालव जनपद प्राचीन नाम अवंती, मालव जनपद का प्राचीन नाम अवंती था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। मालव जनपद का मूल स्थान रावी चिनाब के संगम का क्षेत्र है। ये जाति भी अन्य जातियों की तरह सिकंदर और चंद्रगुप्त की चोटों से रावी से उजड़कर जयपुर की तरफ आए। राजस्थान में मालवों का प्रारंभिक केंद्र मगरछल स्थान जयपुर के पास था। यहाँ से इनकी मुद्राओं और ताम्रपत्रों को जानकारी मिलती है। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर या करकोट नगर टोंक था। जो समयांतरों में अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ तक फैल गया। नगर टोंक में इसकी 6000 ताम्र मुद्राएं मिली हैं, जिन पर मालवा नाम जय अंकित है। 225 ईस्वी के नादशाह युग स्तंभ शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार मालव जनपद के राजा श्री सोम ने क्षत्रियों को परास्त कर षष्ठी राज्य यज्ञ यानी 61 दिन का आयोजन करवाया और ब्राह्मणों को गोदान कर संतुष्ट किया। नादशाह युग भीलवाड़ा से मालवों की विजय का उल्लेख मिलता है। पुष्कर के भद्रों पर आक्रमण और पराजय। मालवों ने साम्राज्य विस्तार के लिए पुष्कर क्षेत्र के भद्रों पर आक्रमण किया तो शक क्षत्रप नहपान ने अपने दामाद ऋषभदत्त को भद्रों की सहायता के लिए भेजा, जिसने मालवों को पराजित किया। इसके बाद मालव जनपद शकों और कुषाणों के अधीन हो गई। मालव जनपद समुद्रगुप्त 350 से 380 ईस्वी के समय स्वतंत्र रहा। शकों और कुषाणों से लंबे संघर्ष के बाद मालव जनपद ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। नोट: राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, परंतु इनके मूल स्थान पंजाब से इनका एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। मालवा द्वारा 57 ईस्वी पूर्व में मालवा संवत के रूप में उपयोग किया गया। यह संवत पहले कृत संवत, फिर मालव संवत और अंततः विक्रमी संवत, यानी विक्रमी संवत जो मालव संवत के नाम से चालू हुआ 57 ईस्वी पूर्व में। रेड टोंक रेड 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2य शताब्दी ईस्वी तक आबाद रहा। उस समय यहाँ मालव निवास कर रहे थे। रेड से एक लेड सील
रेड से एक लेड सील प्राप्त हुई है जो मालव गण से संबंधित है। उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है लेड सील पर मालव जनपद से उत्कीर्ण है। एक सील राज्य के अधिकारी काम में लेते थे। रेड से मालवगण के 300 सिक्के मिले। सीवी जनपद सीवी जाति की राजधानी शिवपुरी थी। राजा सुद्राष्ट्र ने उसे अन्य जातियों के साथ दशरागी के युद्ध में पराजित किया। प्राचीन शिवपुरी की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के जग प्रदेश स्थित शोरकोट नामक स्थान से होती है। सीवी जनपद की राजधानी शोरकोट पाकिस्तान में थी। सिकंदर के आक्रमण के अस्तित्व व सुरक्षा को गंभीर खतरा होने पर दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति राजस्थान में आई और वर्तमान में उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। उस समय उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में मतलब मानव का विस्तार कैसे हुआ, तो ये पहले सब ये ना आर्य जातियाँ थी। आर्य जातियाँ लगभग मतलब सिंधु नदी और आसपास के क्षेत्रों में रहती थी। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो ये पूरे भारत में इधर मतलब दक्षिण भारत की ओर फैल गए। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीवी था। चित्तौड़ का भी सीवी और उदयपुर का भी सीवी। उन्होंने अपनी राजधानी मध्यमिका को बनाया। पद्मचरी द्वारा पाणिनि की अष्टोध्यायी पर लिखे भाष्य के अनुसार मध्यमिका पर यवन आक्रमण होने का भी उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी यवन आक्रमण के प्रसंग में इनका नाम आता है। इसमें लिखा है कि यवनों ने मध्यमिका पर घेरा डाला। मध्यमिका पर घेरा किसने डाला? यवनों ने। वैसे मध्यमिका का सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में मध्यमिका का सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में बड़दी शिलालेख केकड़ी 443 ईस्वी पूर्व में भी नगरी का उल्लेख है। ताम्र मुद्राएं नगरी चित्तौड़ की बहुत सी ताम्र मुद्राएं मिली है जिन पर स्वास्थ्य के साथ बैल का चित्रण हुआ है। योधे जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग श्री गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। राजस्थान का गणतंत्री सबसे शक्तिशाली गणतंत्री कबीला योधे था। इसका राज्य सहारनपुर यूपी तक विस्तृत था जहाँ से इनकी मुद्राएं मिली है। योधे दामन का लेख जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख से स्पष्ट होता है कि योधे उत्तरी राजस्थान में स्थित कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए। इसमें कुमार नामक एक शक्तिशाली नेता हुआ जिसने पाणिनि की अष्टोध्यायी में लिखा है कि योधे एक कुलीन तंत्री गण था, आयुधजीवी संघ थे। योधे 3 गणों का संघ था जिसमें एक की राजधानी हरियाणा में रोहतक, दूसरे गण की उत्तरी पांचाल में था जो बहुधान्य कहा जाता था। तृतीय गण उत्तरी राजपूताना का क्षेत्र था। कनिगम के अनुसार योद्धाओं का मूल राज्य जोहियाबार था जो पाकिस्तान के मुल्तान जिले में स्थित है। योद्धे 145 ईस्वी के लगभग रुद्रदामन प्रथम क्षत्रप शासक 130 से 150 से हार गए। इन्होंने अर्धक राजसत्तात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। प्रमुख नेता को महाराज या सेनापति कहा जाता था। योद्धे युद्ध प्रिय होने से कार्तिकेय और चामुंडा के उपासक थे। योद्धे युद्ध प्रिय होने के कारण चामुंडा और कार्तिकेय के उपासक थे। सूरसेन जनपद ये भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। सूरसेन जनपद का अस्तित्व मुख्यतः उत्तर प्रदेश में था। सूरसेन का उल्लेख उत्तर प्रदेश में था। इसकी राजधानी मथुरा थी। भगवान कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए राजस्थान के पूर्वी अलवर, भरतपुर, डींग, करौली, धौलपुर का भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित था। पूर्व जनपद राजस्थान के अलवर का उत्तरी भाग खैरतल तिजारा इसमें शामिल था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र थी। महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर चली गई। अगला है मत्स्य जनपद। अलवर का दक्षिणी व पश्चिमी भाग जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डींग, धौलपुर का हिस्सा इसमें शामिल था। इसकी राजधानी बैराट या विराटनगर थी। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपापलवय थी। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपापलवय थी किंतु आधुनिक राजधानी बैराटनगर विराट थी। आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना एक भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब की सरस्वती नदी के जंगलों तक था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था जिसने जयपुर से 85 किमी दूर विराटनगर बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। इसी राजा विराट के यहाँ
पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। उत्तरा बराबर अभिमन्यु। मत्स्य जनपद के निकट वर्तमान अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। मत्स्य व साल्वों में सीमा को लेकर प्राय संघर्ष होता रहता था। यहाँ के निवासियों को सुदास का शत्रु कहा जाता था। चेदी जनपद की मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। मत्स्य जनपद पर चेदियों ने आक्रमण कर मत्स्यवासियों को बुरी तरह पराजित किया। बाद में मगध साम्राज्य ने अपने उत्थान के साथ मत्स्य जनपद को अपनी साम्राज्य में विलय कर लिया। मगध साम्राज्य ने अपने उत्थान के साथ मत्स्य को अपने राज्य में विलय कर लिया। मौर्य काल में मत्स्य जनपद का भाग मौर्य शासकों के अधीन आ गया। मत्स्य जनपद में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। बाणगंगा और रूपालय नदियाँ मत्स्य जनपद के मैदानों को सींचती थी। यहाँ के लोग मछली या मत्स्य को अपने वंश का चिन्ह मानते थे। इन्हीं कारण इन्हें मीना या मीणा भी कहा जाने लगा। आज भी मीणा ही मत्स्य जनपद के शासकों के वंशज है। राजन्य जनपद भरतपुर और डींग में राजन्य भरतपुर डींग में साल्व जनपद अलवर और खेलद तिजारा में। वर्तमान राजस्थान की अलवर खेलद तिजारा में मत्स्य जनपद के निकट साल्व जनपद था। महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी मृतिकावती। साल्व जनपद की राजधानी मृतिकावती थी। साल्वों के नाम पर यह क्षेत्र साल्वर कहा जाता था, तो कालांतर में साल्वर जिसे अलवर हो गया। अर्जुनायन अलवर खैरतल भरतपुर और डींग में अर्जुनायन थे। ये भी सिकंदर के आक्रमण से डरकर अलवर भरतपुर क्षेत्र में आकर बस गई। इनकी मुद्राओं पर अर्जुनायाम जय अंकित किया गया है। इस जनपद का काल बौद्ध धर्म का बोलबाला था, परंतु योद्धे और मालवों ने यहाँ आकर ब्राह्मण धर्म स्थापित किया। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। इस जनपद काल में अर्जुनायन के जनपद काल में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, किंतु योद्धे और मालवों ने आकर ब्राह्मण धर्म स्थापित किया। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अवंती महाजनपद, इसका विस्तार मुख्यतः वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा में था, परंतु राजस्थान का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अवंती उज्जैनी या उत्तरी में उज्जैनी अवनिकी और दक्षिण में महिष्मती। राजस्थान में यूनानी आक्रमण दिखता था। यूनानी राजा मिनेंडर ने 1050 ईस्वी पूर्व में मध्यमेगा नगरी को अपने अधिकार में लेकर अपने राज्य की स्थापना की। तब से भारत में विदेशी जातियों का शासन होना आरंभ हो गया। नलियासर सांबर के पास से यूनानी सिक्के मिले। बैराट कोतपुली बेलोर से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं व नगरी से भी यूनानी सिक्के प्राप्त हुए। आड़ उदयपुर के उत्खनन से भी प्राप्त होता है कि इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो को दिखाए गए। नोट, यूनानी इतिहास में भी मध्यमेगा का उल्लेख है। ये बड़ी बात है भाई साहब, यूनानी इतिहास में भी मध्यमेगा का उल्लेख मिलता है। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान में सितियनों के आक्रमण प्रारंभ हुए। ईसा के लगभग 90 वर्ष पहले राजस्थान से यूनानी शासकों का शासन समाप्त हो गया था तथा इस क्षेत्र पर सिथियन का प्रभुत्व प्रारंभ हो गया। कुषाण, पल्लव व शकों को सम्मिलित रूप से सिथियन कहा जाता था। राजस्थान में कुषाण वंश कनिष्क के शिलालेख के अनुसार 83 ईस्वी से 119 ईस्वी तक पूर्वी राजस्थान में कुषाण वंश का शासन था। सुदर्शन झील अभिलेख से ज्ञात होता है कि साबरमती से मरु प्रदेश तक कुषाण वंश का शासन था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। नलियासर जयपुर ग्रामीण से 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। रंगमहल गंगानगर से कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की मुद्राएं मिली है। 150 ईस्वी के लगभग राजस्थान में कुषाणों का शासन समाप्त हो गया। 150 ईस्वी के लगभग राजस्थान में कुषाणों का शासन समाप्त हो गया। मौर्य काल, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्यों की सत्ता राजस्थान में थी। इतिहासकारों की मान्यता है कि राजस्थान के सभी जनपदों पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य फैला गया था। संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। मौर्य काल में राजस्थान, गुजरात, सिंध, कोंकण क्षेत्र को अपर जनपद, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मौर्य काल में राजस्थान को पश्चिमी जनपद या अपर जनपद कहा जाता था। कणसवा अभिलेख कोटा 738 से पता चलता है कि यहाँ मौर्य वंश राजा धवल का राज्य था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार
चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किला बनाकर चित्रांग तालाब बनवाया। राजा मान का लेख 713 में चित्तौड़ किले के पास पोटोली गांव में मानसरोवर नामक तालाब के किनारे कर्नल टॉड को उक्त लेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा मान द्वारा मानसरोवर झील के निर्माण का उल्लेख है। 734 में बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। संप्रति अशोक के पौत्र द्वारा जाजपुर दुर्ग बनवाना संपत्ति द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेष पर कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। संपत्ति द्वारा जाजपुर दुर्ग बनवाया गया, जहाँ पर कुंभा ने कुंभलगढ़ बनवाए। 9 भरतपुर से एक 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा अन्य मौर्यकालीन अवशेष मिले। 9 भरतपुर से यक्ष प्रतिमा या चाक बागवी की प्रतिमा मिले। बैराट ईंटों द्वारा बना गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है, जो राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। अशोककालीन बाबरू शिलालेख, पाषाण फलक शिलालेख व बैराट शिलालेखों से भी राजस्थान में मौर्यों का अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होते हैं। राजस्थान में गुप्त शासनकाल 275 ईस्वी से 499 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने 351 ईस्वी दक्षिण राजस्थान के क्षत्रप वंश के शासक रुद्रदामादित्य को परास्त कर दक्षिणी राजस्थान को अपने राज्य में मिला लिया। इसकी राजधानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसकी जानकारी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्र राजकुमार गुप्तों का अधिकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय ही हुआ। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। तब उसने शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह को मारकर यहाँ पर स्थित जनपदों को समाप्त नहीं किया और उनको अपने अर्ध यानी अधीन कर लिया। नगला, चैल, बयाना, भरतपुर नामक स्थान से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। राजस्थान में बयाना से गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली। गुप्त शासकों की सर्वाधिक मुद्राएं राजस्थान के बयाना से मिली है, जिनकी संख्या लगभग 1800 है। इसमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के अहेड़ा, केकड़ी, मोराली और सांबर, जयपुर ग्रामीण, सुखपुरा, टोक, रेड टोक से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। माँ का जन्म भीनमाल जालौर में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने शिशुपाल वध की रचना की। गुप्तकाल राजस्थान के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति का काल तथा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजस्थान में हूर्ण प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूर्ण शासक तोरमान ने गुप्तों से राजस्थान छीन लिया। हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूर्ण शासक तोरमान ने गुप्तों से राजस्थान छीन लिया। हूण मूलतः आर्य जाति एवं शिव भक्त थे। हूण राजा तोरमान के पुत्र मेहरकुल अत्याचारी व हिंसा प्रिय व भारत का अट्टिला ने नरसिंह गुप्त को हराया। तोरमान के पुत्र मेहरकुल ने नरसिंह गुप्त को हराया। मेहरकुल ने विराटनगर, बरहाट के बौद्ध विहारों तथा अन्य बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों का विनाश कर बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़ का निर्माण करवाया। बारडोली के शिव मंदिर चित्तौड़ का निर्माण तोरमान के पुत्र मेहरकुल ने करवाया। तोरमान पहले हुआ, मेहरकुल उसके बाद में हुआ। तमसो माँ ज्योतिर्गय में तम मतलब तोरमान, माँ मतलब मेहरकुल। उन्होंने अपनी नृशंसा प्रवृत्ति से बैराट, रंगमहल, बड़ोपल, पीर सुल्तान की थड़ी आदि समृद्ध स्थानों को नष्ट किया। राजपूतों से वैवाहिक संबंध गोलवंशी राजा अल्लट ने अपनी हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूणों का अंत यशोवर्मन ने किया। मालवा के शासक यशोवर्मन को हूणों को 352 ईस्वी में परास्त करने में सफलता मिली। मालवा के शासक यशोवर्मन ने हूणों को परास्त किया। अपनी मालवा और राजस्थान के हूणों को परास्त किया। यशोवर्मन कुछ समय के लिए राजस्थान में सुख और संपत्ति लाने में सहायक सिद्ध हुआ। राजस्थान में वर्धन काल या पुष्यभूति वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था। गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हुआ था। उसी समय वर्धन वंश का उदय हुआ। वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। 7वीं शताब्दी में हूणों के बाद राजस्थान में गुर्जर पतियारों का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसकी राजधानी भीनमाल जालौर थी। उस समय उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश के शासकों का अधिकार था। इसी वंश के प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों को हराकर यहाँ से वर्धन वंश की स्थापना की।
यशोवर्धन ने गुप्तों को निकाला था और प्रभाकर वर्धन ने गोदर प्रतिहारों को निकाला है। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र ने राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर साम्राज्य स्थापित किया। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री अवेनसोंग ने भीलवाल की यात्रा की थी, जिसने भीलवाल को पिलोमोलो नाम दिया। हर्ष के बारे में हमें 2 ग्रंथों बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र बाणभट्ट और अवेनसोंग द्वारा रचित सीयू की से अधिक जानकारी मिलती है। चीनी लेखकों ने हर्ष को शिलादित्य कहकर पुकारा। चीनी लेखकों ने हर्ष को शिलादित्य कहकर पुकारा। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद राजस्थान का इतिहास राजपूत शक्ति के उदय का काल माना जाता है। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी के जनपद के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मत्स्य की राजधानी, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर और अलवर भरतपुर के कुछ हिस्सों में फैली हुई है, विराटनगर है। विराटनगर जयपुर में है, इसको भरतपुर सही नहीं माना गया है, किंतु आसपास के क्षेत्र मान सकते हैं। कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? योद्धाओं ने कुषाण शक्ति को नष्ट किया, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के अनुसार। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत काल में है? विनसन। सरस्वती नदी लुप्त कहाँ होती है? विनसन में सरस्वती लुप्त होती है। मत्स्य जनपद का सर्वोत्तम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का सर्वोत्तम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। रामायण और भगवद गीता में धनवा शब्द का संबंध है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमिका के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को राजस्थान के उत्तरी भाग से जोड़ती है। कौन सी सीवी जनपद की राजधानी थी? मध्यमिका, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। प्राचीन विराटनगर मत्स्य देश की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? बेराट थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य काल से संबंधित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है, विराटनगर। कौन सा प्राचीन देश सीवी जनपद से संबंधित था? नगरी। नगरी का संबंध सीवी जनपद से संबंधित था। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा प्राचीन जनपद है? मत्स्य। मत्स्य विराटनगर। अंग अवंती उज्जैनी, वत्स कौशाम्बी, अंग चंपा, सब सुमेलित है एक दूसरे से। अंग की चंपा, वत्स कौशाम्बी, अवंती उज्जैनी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अलवर, भरतपुर अर्जुनायन जाति से प्रभाव क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो मत्स्य राजस्थान में स्थित था। मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? मत्स्य जनपद से पांडवों ने अपना अज्ञातवास दिया। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगरी थी। राजस्थान के निम्नलिखित से प्राचीन योद्धाओं को कहा जाता है? गंगानगर का। सीवी का पुरातन नाम था उदयपुर का। सीवी चित्तौड़ का भी माना गया, उदयपुर के हमने। प्राचीन राजस्थान में मालवा की शक्ति का केंद्र जयपुर था। मालवा की शक्ति का केंद्र जयपुर है। योद्धे नामक गणतंत्री कबीले राजस्थान का सबसे शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था योद्धे, जिसने कुषाणों को पराजित किया। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा है? बीकानेर है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, जोधपुर को। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मध्यमिका नगरी में। जांगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर और भरतपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र किस प्राचीन जनपद से संबंधित है? सूरसेन से।